ईरान जंग को लेकर अपने देश के लोगों को संबोधित किया तो उससे भी कुछ साफ नहीं हो पाया, बल्कि कंफ्यूजन और बढ़ गया। जंग कब खत्म होगी, कब तक चलेगी, क्या करेगा अमेरिका, इन सभी बातों पर कुछ भी साफ नहीं हुआ। उनके संबोधन में जंग हो रही है, नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, सीक्रेट बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, जमीन पर सैनिक उतरेंगे नहीं उतरेंगे, युद्ध में सीज फायर होगा नहीं होगा, कुछ भी ठीक से पता नहीं चल पाया। उन्होंने दावा किया ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है अमेरिका, लेकिन उन्होंने ईरान को धमकी दे दी कि अगले 2 से 3 हफ्ते में अमेरिकी फौज जोरदार हमले करेगी। ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देने की बात कह दी। इससे पहले भी वो इस तरह की धमकी ईरान को दे चुके थे। ईरान ने ट्रंप की धमकी पर पलटवार कर दिया, उसने भी देर नहीं लगाई। अमेरिका पर वॉर क्राइम्स यानी युद्ध अपराध का आरोप लगाया और दावा किया कि उसकी सभ्यता 7000 साल पुरानी है, वो किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। 19 मिनट का भाषण दिया ट्रंप ने, कई बार दावा किया ईरान के खिलाफ जंग का मकसद पूरा होने के बेहद करीब है, बार बार दावा किया। उनके मुताबिक अमेरिकी फौज ने जो लक्ष्य तय किए थे करीब करीब उन सभी को हासिल कर लिया गया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में तकरीबन वही बातें दोहराते दिखे जो बीते कुछ दिनों से वो लगातार कहते आ रहे। अमेरिकी फौज की जीत का दावा करते हुए ट्रंप ने अपने नागरिकों को बताया कि जंग बिल्कुल खत्म होने के करीब है। भाषण की शुरुआत में इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का भी जिक्र किया। हमास ने किया था, वो इजराइल में घुसकर खून खराबा किया था। उस हमले के लिए ट्रंप ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में और ज्यादा भयानक हमले करने की धमकी दी। To hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. और एक बार फिर दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर किसी भी तरह से बातचीत फेल हुई तो ईरान पर और तगड़े हमले होंगे। ईरान के पावर प्लांटों पर हमले की चेतावनी दी। लेकिन अपने भाषण में ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता बदलने का नहीं था, जबकि जंग की शुरुआत उससे पहले भी उन्होंने अलग अलग मंचों से ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की धमकी दी थी। Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. तेल संकट और हॉर्मुज गलियारे को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी कि जंग खत्म होते ही हॉर्मुज गलियारा अपने आप खुल जाएगा। एक बार फिर उन्होंने दोहराया पहले जो कहा था कि जिसमें उन्होंने यूरोप और खाड़ी देशों से हॉर्मुज गलियारे की सुरक्षा खुद करने को कहा था। Of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. तो ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से ईरान की नौसेना बर्बाद हो चुकी है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं, रेडार सिस्टम तबाह हो गए हैं, IRGC सेना की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। अपने भाषण में इतिहास के कुछ पन्ने पलटे, ईरान की IRGC सेना के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी का भी जिक्र कर दिया। कासिम सुलेमानी को ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में अमेरिकी सेना ने मार गिराया था, लेकिन ट्रंप के संबोधन के थोड़ी देर बाद ईरान ने पलटवार कर दिया। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने अमेरिका को चेतावनी दे दी। ट्रंप के अंदाज में ही कह दिया कि अमेरिका के साथ जंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो सरेंडर की हालत में न पहुंच जाए। ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल पर विनाशकारी हमले की सीधी धमकी दी, अमेरिका पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया, दावा किया कि अमेरिका ने उसके रिहायशी इलाकों पर हमले किए, स्कूलों पर बम बरसाए, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। ट्रंप की ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देने वाली धमकी पर ईरान की IRGC सेना के एक कमांडर ने तंज भरे अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने ट्रंप के दिमाग पर हॉलीवुड फिल्मों का असर होने की बात कह दी। IRGC के कमांडर ने यह भी कह दिया कि 250 साल पुराना देश 7000 साल पुराने देश को पाषाण युग में भेजने की धमकी कैसे दे सकता है। उधर ईरान जंग में साथ नहीं देने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ा दिया। ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर मैक्रों आग बबूला हो गए। ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित किया, अमेरिका के लोगों को संबोधित किया और उसमें मैक्रों की निजी जीवन का जिक्र कर दिया। मैक्रों और उनकी पत्नी के रिश्तों पर तंज कस दिया पूरी दुनिया के सामने।
क्योंकि उनका संबोधन सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा और सुना जा रहा था। उन्होंने दावा किया मैक्रों की पत्नी उनके साथ बुरा बर्ताव करती, मारपीट करती। यहां तक कह दिया मैक्रों अब भी जबड़े की चोट से नहीं उबर पाए। एक तस्वीर आई थी जिनमें उनकी पत्नी उन पर कुछ हाथ चलाती दिखी थी, लेकिन वो बाद में कहा गया था कि वो किसी और परिदृश्य में था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अभी तक अपने जबड़े की चोट से नहीं उबर पाए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया, इमैनुअल मैक्रों उन पर भड़क गए, अपमानजनक बताया इसे। ट्रंप ने जिस तरह उनका मजाक बनाया, उन्होंने कहा जिस तरह से उनके निजी जीवन पर बयान दिया वो बेहद अभद्र है। ऐसे बयान सुपर पावर के राष्ट्रपति को शोभा नहीं देते। उन्होंने उनके बयानों का जवाब देने से भी इनकार कर दिया। ट्रंप और मैक्रों असल में उनके बीच काफी दिनों से तनाव चल रहा है। ईरान के साथ पिछले 1 महीने से चल रही जंग में और बढ़ गया तनाव। हुआ तब शुरू जब ईरान ने हॉर्मुज गलियारा बंद कर दिया, गुजरने वाले जहाजों पर हमले तक शुरू कर दिए। समुद्री रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट पड़ गया। कई देशों के हालात बिगड़ गए। ट्रंप ने रास्ता खुलवाने के लिए नेटो के देशों से मदद मांगी थी। उनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जंगी जहाज भेजने की अपील की ताकि किसी भी तरह समंदर के उस रास्ते को दोबारा खुलवाया जा सके जिस पर ईरान ने कब्जा कर रखा है। लेकिन ट्रंप की इस अपील का नेटो में शामिल किसी भी देश पर कोई असर नहीं हुआ। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी देश आगे नहीं आया। सभी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस पर ट्रंप नेटो से नाराज हो गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कई बार उन्होंने नेटो में शामिल देशों को चेतावनी भी दे दी, धमकी भी दे दी। यह तक कह दिया कि ईरान जंग खत्म होने के बाद अमेरिका नेटो से अलग तक हो सकता है। इसके बाद भी नेटो में शामिल देश जंग में शामिल नहीं हुए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम देश जंग से दूर रहे। यहां तक कह दिया यह जंग उनकी नहीं है, अमेरिका और इजराइल की जंग है, नेटो की जंग नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि जब ईरान जंग में उन्होंने नेटो देशों से सैन्य मदद मांगी थी तो मैक्रों ने सबसे पहले जंगी जहाज भेजने से मना कर दिया था। उसी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने मैक्रों का मजाक उड़ा दिया। मैक्रों की पत्नी का जिक्र कर दिया कि उनकी पत्नी मैक्रों के साथ बुरा बर्ताव करती है। जैसे ही ट्रंप ने मैक्रों का मजाक उड़ाना शुरू किया, वहां मौजूद पत्रकार हंस पड़े। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and he's still recovering from the right to the job. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're. ट्रंप ने दावा किया उन्होंने जंग में मदद के लिए सबसे पहले मैक्रों को फोन लगाया था, उनसे मदद मांगी थी। उन्होंने दावा किया मदद मांगने के बाद भी मैक्रों ने अपने जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए नहीं भेजे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से ट्रंप मैक्रों पर भड़के हुए थे, इसीलिए अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाया। ऐसा लगा जैसे वो एक मौके की तलाश में थे। लेकिन ट्रंप के इस बयान के सामने आने के बाद मैक्रों उन पर भड़क गए। उन्होंने ट्रंप के बयान को बेहद अपमानजनक बताया। उनके मुताबिक ट्रंप ने जिस तरह से उनका और उनकी पत्नी का पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाया वो उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने बयान को अभद्र बताते हुए उस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। Entendre auxquels vous faites référence ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est agir pour la désescalade. लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने मैक्रों का मजाक बनाया हो। जनवरी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने मैक्रों के नीले रंग के चश्मे का मजाक उड़ाया था। चुटकी लेते हुए पूछा था मैक्रों कमरे के अंदर भी चश्मा क्यों पहने हुए। ग्रीनलैंड का मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे पर भी ट्रंप ने मैक्रों पर बयान दिया था। ट्रंप और मैक्रों के बीच पिछले कई महीनों से यह तनातनी चल रही है। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आ चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मैक्रों ने ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला किया था। बाद में ट्रंप ने जब बोर्ड ऑफ पीस बनाया था गाजा में, गाजा के को फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए, तो मैक्रों ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस गाजा में शांति लाने, उसके विकास के लिए बनाया गया था। फ्रांस के मना करने के बाद ट्रंप मैक्रों पर भड़क गए थे। मतलब ट्रंप और मैक्रों के बीच काफी वक्त से मतभेद चले आ रहे हैं। हालांकि दोनों देश नेटो के सदस्य हैं। नेटो की अगुवाई अमेरिका करता है। फ्रांस सबसे अहम सदस्यों में एक है नेटो के। लेकिन इसके बाद भी दोनों देश साथ नहीं दिख रहे। एक राय नहीं बन पा रही। कभी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, कभी ईरान में चल रही जंग पर। इसी वजह से माना जा रहा है नेटो में दरार पड़ चुकी है, क्योंकि सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि नेटो में शामिल दूसरे देश भी ईरान जंग में अमेरिका के साथ नहीं आए। नेटो में पड़ी दरार को लेकर तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी।
उसने पोलैंड के प्रधानमंत्री के हवाले से दावा किया, पोलैंड भी नेटो में, पोलैंड के प्रधानमंत्री के हवाले से दावा किया कि यह सब कुछ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मन मुताबिक हो रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि पुतिन यही तो चाहते थे कि नेटो में दरार पड़ जाए। पुतिन का सपना था कि किसी भी तरह ये जो सैन्य संगठन है नेटो है, जो सोवियत रूस के खिलाफ बना था, वो नेटो ही खत्म हो जाए। और ईरान जंग की वजह से इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उससे साफ है कि नेटो कमजोर पड़ चुका है, उसमें दरार पड़ चुकी है। यह सैन्य संगठन दो धड़ों में बंट चुका है, क्योंकि ट्रंप के लाख कहने के बाद भी ईरान जंग में किसी भी नेटो सदस्य ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। पोलैंड का मानना है नेटो के कमजोर होने से सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होगा। एक तरफ नेटो के सदस्य देशों में मतभेद पैदा हो चुके हैं, दूसरी तरफ हॉर्मूज गलियारे के बंद होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत हो चुकी है। इसका फायदा सीधे सीधे रूस को हो रहा है, उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस के तेल की मांग में इजाफा हो गया है, जबरदस्त इजाफा हो गया है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से उसकी बंपर कमाई हो रही है। इसके अलावा ईरान जंग की वजह से अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट चुका है, इससे रूस को यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल गया है। तो युद्ध के जानकार भी मानते हैं कि ईरान जंग की वजह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो गई है, इससे रूस का पलड़ा भारी हो रहा है। रूस खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर भी पेश कर रहा है ईरान जंग में। पुतिन का कहना है ईरान की जंग वो रुकवा सकते हैं, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जंग चल रही है। वो कह रहे हैं ईरान जंग रुकवा सकते हैं। जंग भी इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि यूक्रेन अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो में शामिल होना चाहता था। वो नेटो तो अब क्या हाल हो रहा है वो दिख ही रहा है। और अगर ऐसा होता तो रूस के दरवाजे पर नेटो की सेना खड़ी हो जाती, उस बॉर्डर पर भी, जो पुतिन कभी नहीं चाहते थे। और जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी तो रूस ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन 4 साल बाद उसी नेटो में दरार पड़ती दिख रही है। इधर यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के अपनी एयर स्पेस में घुसने पर रोक लगा दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका ने मांग की थी कि ऑस्ट्रिया उसके सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इसे खारिज कर दिया। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए और 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 40 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने ईरान के 4 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की ओर से भेजे गए ड्रोन को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि खाड़ी देशों ने हॉर्मूज गलियारे पर निर्भरता कम करने के लिए एक नए रास्ते को तैयार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ऐसा रास्ता जिससे खाड़ी देशों को अपना तेल सप्लाई करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या बाबल मंदीब लाल सागर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी में, दोनों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। बाबल मंदीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसा ही एक समुद्री रास्ता है लाल सागर के पास, यमन के नजदीक। लेकिन ईरान जंग के दौरान इन दोनों समुद्री रास्तों पर मंडराए खतरे को देखते हुए खाड़ी देशों ने नया रास्ता तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी। वो रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी के देश सऊदी अरब और यूएई ने अपना तेल और गैस यूरोप तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के नए रूट पर काम शुरू कर दिया। भारत के IMEC प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया गया रिपोर्ट में। 3 साल पहले दिल्ली में G20 समिट के दौरान भारत ने IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की थी। कई देशों को एक साथ लाकर एक ऐसा रास्ता तैयार करने का प्रस्ताव रखा था जिससे यूरोप तक आसानी से बिना किसी रुकावट के कारोबार किया जा सके भारत से। लेकिन यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका था, रुक गया था। कई तरह की अड़चनें आई, ये ठंडे बस्ते में चला गया था एक तरह से। लेकिन ईरान जंग के दौरान एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया, वहां कब्जा जमा लिया, जहाजों को रोक दिया, जहाजों पर बम बरसाए। इससे हुआ यह कि दुनिया भर के हजारों जहाज वहां अटक गए, फंस गए, आगे बढ़ नहीं सके। तो जो जहां था वहीं थम गया। ईरान ने हॉर्मूज गलियारे पर कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक कोई भी देश अपनी तट रेखा से समुद्री सीमा में करीब 23 किलोमीटर के दायरे में अपना नियंत्रण रख सकता है। यानी उस इलाके में, समुद्र के उस इलाके में उस देश का ही कंट्रोल होता है 23 किलोमीटर समुद्र तक। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो ईरान की सीमा के बिल्कुल करीब है।
संकरा सा रास्ता है, चौड़ाई ही करीब एक जगह पर 33 किलोमीटर रह जाती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र हॉर्मूज गलियारे को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग बताता है, उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक किसी भी देश के जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। यही नियम अब तक चल रहा था, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान भड़क गया, उसने वहां कब्जा कर लिया। दुनिया भर में तेल गैस का संकट पैदा हो गया। खाड़ी के वो देश जो कच्चे तेल की सप्लाई करके कमाई करते थे, और बाकी व्यापार भी, सिर्फ कच्चे तेल की ही बात नहीं है, बाकी व्यापार भी उनका, यूएई में तो और भी बहुत सारा व्यापार होता है, वो भी उसी रास्ते से होता है, उनका पूरा कारोबार ठप हो गया। इसकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई। इसके बाद फारस की खाड़ी के किनारे पर मौजूद सऊदी अरब और यूएई ने हॉर्मूज गलियारे के अलावा एक ऑल्टरनेटिव रास्ते पर, विकल्प पर तलाशना शुरू कर दिया। ऐसा रास्ता जो सुरक्षित हो, इस सबसे किसी जंग का असर ना पड़े, जिस रास्ते से वो आसानी से यूरोप तक अपना कच्चा तेल सप्लाई कर सके। तो रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी देशों ने इजराइल के पीएम बेनिमिन नेतन्याहू के बताए हुए विकल्प पर भी विचार किया। बेनिमिन नेतन्याहू के प्लान के मुताबिक खाड़ी के देश तेल और गैस अपनी जमीन से निकालें, इसके बाद सीधे पश्चिम की तरफ जमीन में पाइपलाइन के रास्ते जॉर्डन भेजें और जॉर्डन होते हुए इजराइल पहुंचा दें। इजराइल को पार करते वो तेल और गैस भूमध्य सागर पहुंचा दिया। वहां, क्योंकि इजराइल भूमध्य सागर के किनारे, तो वहां इजराइल के हाइफा और अश्कलोन जैसे बंदरगाह हैं, उनके जरिए यूरोप तक तेल और गैस की सप्लाई हो सकेगी। नेतन्याहू के मुताबिक अगर ऐसा कर लिया जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब एल मंदीब दोनों समुद्री रास्तों से बचा जा सकेगा। तो ब्रिटेन की अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि खाड़ी देशों ने इसके अलावा पहले से मौजूद भी पाइपलाइन है, उसका भी इस्तेमाल करके हॉर्मूज गलियारे और बाब एल मंदीब को बाईपास करने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि लंबे वक्त से वो इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उस पाइपलाइन का। ईरान जंग के दौरान सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई के लिए हॉर्मूज गलियारे को बाईपास किया। उसकी ये पाइपलाइन उसके पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ती है, इसलिए वो सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की शुरुआत उसके पूर्वी हिस्से में अबकैक में होती है। वहां तेल के बड़े बड़े कुएं मौजूद हैं। सऊदी अरब का पूरा तेल ही पूर्व में, वहां से शुरू होकर ये पाइपलाइन पूरे सऊदी अरब को पार करते हुए पश्चिम की तरफ आती है, लाल सागर के किनारे पहुंचती है। वहां सऊदी अरब का यानबू बंदरगाह है। अबकैक से यानबू की दूरी 1200 किलोमीटर के आसपास है। पाइपलाइन के रास्ते में पूरा अरब का रेगिस्तान पड़ता है। यानबू पोर्ट पर पाइपलाइन से तेल पहुंचाकर जहाजों के जरिए दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। इस पाइपलाइन से यह फायदा होता है कि जहाजों को हॉर्मूज पार करके फारस की खाड़ी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो अपने कच्चे तेल की सप्लाई कुछ हद तक इस पाइपलाइन के जरिए कर लेता है। सऊदी अरब ने यह पाइपलाइन 1980 के दशक में बना ली थी। करीब 46 साल हो गए। इसका इस्तेमाल भी वो कर रहा था, लेकिन कम इस्तेमाल हो रहा था, थोड़ा बहुत ही हो रहा था। जंग शुरू होने से पहले तक वो इस पाइपलाइन के जरिए रोजाना केवल 25 से 30 लाख बैरल तक ही सप्लाई करता था। लेकिन जंग शुरू होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद सऊदी अरब ने इस पाइपलाइन के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी। रोजाना 70 लाख बैरल से ज्यादा तेल सप्लाई शुरू कर दिया। अब इसकी कैपेसिटी ही इतनी है पाइपलाइन की, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उतना उसने करना शुरू कर दिया। हॉर्मूज गलियारे के जरिए वो हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करता था। यानी सऊदी अरब ने पाइपलाइन से तेल सप्लाई की क्षमता बढ़ाकर कुछ भरपाई जरूर कर ली। 2 करोड़ बैरल करता था, 70 लाख कर ली। लेकिन ब्रिटेन के अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर खाड़ी देशों की योजना थोड़ी और आगे की। वो यानबू पोर्ट से कच्चा तेल इजराइल के जरिए भूमध्य सागर और फिर वहां से यूरोप के देशों तक पहुंचा देने की प्लानिंग में जुट गए। इजराइल के पास पहले से एक पाइपलाइन मौजूद है। वो पाइपलाइन है एलेट अश्कलोन पाइपलाइन। यह पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इजराइल का एलेट शहर उसके बिल्कुल दक्षिणी छोर पर मौजूद है, वहां से इस पाइपलाइन की शुरुआत होती है। इजराइल का अश्कलोन शहर उसके पश्चिम में है, भूमध्य सागर के बिल्कुल किनारे पर। उसके बीच ही वो पाइपलाइन बनवाई गई थी, वहां भी पोर्ट मौजूद है। मतलब सऊदी अरब के अबकैक में मौजूद तेल कुओं से निकला तेल पाइपलाइन के जरिए पहले यानबू पोर्ट पहुंचेगा, वहां तेल टैंकरों से में भरकर लाल सागर होते हुए इजराइल के एलेट पोर्ट पर पहुंचेगा। वहां से एक बार फिर पाइपलाइन के जरिए वो अश्कलोन पोर्ट पर पहुंच जाएगा भूमध्य सागर में, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। रिपोर्ट बताती है अश्कलोन से एक नई पाइपलाइन बनाकर कच्चे तेल को इजराइल के हाइफा पोर्ट तक ले जाने की भी प्लानिंग की जा रही है। ब्रिटेन के अखबार की रिपोर्ट में यूएई का भी जिक्र किया गया। उसकी एक पुरानी पाइपलाइन को हॉर्मूज गलियारे के बाईपास के तौर पर बताया गया।
यूएई की पाइपलाइन का नाम है हबशान फुजैरा पाइपलाइन। यह पाइपलाइन यूएई के हबशान नाम की जगह से शुरू होती है। वहां तेल के कुएं और गैस के भंडार मौजूद हैं। यह 400 किलोमीटर लंबी यूएई के एक बड़े हिस्से को पार करते हुए उसके फुजैरा पोर्ट तक जाती है। फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी में, यूएई का फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी में मौजूद है। बाकी उसके सभी पोर्ट फारस की खाड़ी वाले हिस्से में है, यानी ये वाला पोर्ट हॉर्मुज गलियारे के पार करने के बाद है। बाकी पोर्ट तक पहुंचने के लिए जहाजों को हॉर्मुज गलियारा पार करना होता है, जो बंद पड़ा है। हबशान फुजैरा पाइपलाइन इसी से बचने का एक विकल्प है। पाइपलाइन के जरिए यूएई रोजाना करीब 18 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई करता है। तो यूएई और सऊदी अरब की प्लानिंग यह है कि इन दोनों पाइपलाइन का इस्तेमाल करके ओमान की खाड़ी से भूमध्य सागर तक तेल सप्लाई का एक नया रूट तैयार कर लिया जाए। उधर युद्ध के बीच रूस ने जंग रोकने के लिए मदद की पेश की। ईरान जंग रोकने के लिए रूस में राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने ऐलान किया कि जरूरत पड़ने पर रूस जंग खत्म करने में मदद कर सकता है। उन्होंने दावा किया रूस के राष्ट्रपति पुतिन हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इसके लिए वो पश्चिम एशिया के कई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में। उन्होंने भरोसा दिया कि ईरान जंग खत्म करने के लिए जो भी करना होगा रूस करेगा। इससे पहले कहा जा रहा था पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाएगा। ईरान जंग खत्म करने में पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है, यह कहा जा रहा था। लेकिन जंग की आग तेज होने पर रूस ने कमान संभालने का भरोसा दिया। रूस ने सामने से जंग रुकवाने पर जोर दिया और साफ कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाने में वो मदद कर सकता है। Президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями. रूस ने मदद करने की घोषणा ऐसे वक्त में की है जब डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 2 से 3 हफ्तों तक चलने का अनुमान जताया। कम से कम, आगे भी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला करेंगे ये तो कह दिया। अपने देश को संबोधित करते हुए साफ कह दिया कि जंग 2 से 3 हफ्तों बाद ही खत्म हो सकती है, लेकिन उससे पहले अमेरिका अपने बचे हुए लक्ष्य पूरे करेगा, ईरान पर हमले करेगा। ईरान की तरफ से भी जंग जारी रखने के संकेत दिए गए। तो रूस ने शांति समझौता करवाने की मंशा बना ली। उसने मदद का हाथ खुद आगे बढ़ा दिया, भरोसा दिया कि जंग रोकने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। पश्चिमी मीडिया में खबरें आई, पुतिन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भी बातचीत की है, ये कहा गया। फोन के जरिए दोनों की बात हुई। तो माना जा रहा है इस दौरान ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों पर चर्चा हुई। क्रेमलिन की तरफ से भी दावा किया गया कि पुतिन पश्चिम एशिया के कई नेताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि जंग का जल्द ही अंत हो जाए। इधर युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ईरान की सेना अमेरिका के सैनिकों को चुन चुन कर उन पर हमला करेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने भी, अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की हिम्मत ना करे। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ किया कि अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ईरान में घुसकर जमीनी हमला कर सके। ट्रंप के उस बयान का यह जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने ईरान में जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के संकेत दिए थे। कई बार ईरान में घुसकर जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद ट्रंप कह चुके हैं, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि उनकी सेना अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है। अब्बास अराक्ची ने इस मामले में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी कि अमेरिका की सेना में ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिकी जनता है, अमेरिका जानता है कि जमीनी लड़ाई लड़ने में ईरान की सेना उसके सैनिकों से कई गुना बेहतर है। इसलिए अमेरिका कभी भी ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और अगर अमेरिका ने ईरान में जमीनी लड़ाई शुरू करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा तो उस गलती की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की सेना के जवान उन पर चुन चुन कर हमला करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका को इस गलती का भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि ईरान की सेना अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की सेना उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ईरान की सेना देश के लिए किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब्बास अराक्ची ने हवाई हमलों में भी अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। और तेहरान के मीडिया ने खबर दी कि ईरान की सेना ने अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि कहा जा रहा है अमेरिका किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए उसने अपने
मरीन सैनिक और पैराट्रूपर भी ईरान के आसपास तैनात कर दिए हैं। ऐसे में ईरान की सेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ईरान की सेना ने अमेरिका के सैनिकों की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी है, जिससे कि ईरान में घुसते ही अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन का पता लगाकर उन पर हमला किया जा सके। इसके लिए ईरान की सेना के प्रमुख अमीर हातमी ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, उनके साथ जमीनी हमले की तैयारी को लेकर बात की। सैन्य अधिकारियों को दुश्मन की सेना की हर गतिविधि, हर हलचल पर नजर रखने के आदेश दिए और अमेरिका के जमीनी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। मतलब जैसे ही उन्हें ईरान में अमेरिकी सैनिकों के घुसने की खबर मिले, वो उन पर हमला कर दें, जिससे कि अमेरिका के सैनिकों को संभलने तक का मौका भी न मिले। ईरान के सेना प्रमुख ने दावा किया कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो किसी भी सूरत में उनका एक भी सैनिक ईरान से जिंदा नहीं लौटेगा। ईरान की सेना अमेरिका के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के सैनिक हर मोर्चे पर अमेरिका के सैनिकों की घेरेबंदी कर उन पर हमला करेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने दावा किया, ईरान के पास अमेरिका के हर हमले का जवाब देने का प्लान पहले से तैयार है। ईरान की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है और अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उस पर ऐसा हमला होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उधर अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती खाड़ी देशों की सुरक्षा करने की है। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों को बचाना है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। खाड़ी देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। फारस की खाड़ी के किनारे जितने भी देश हैं उन्हें खाड़ी देश कहा जाता है। इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सभी देशों में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं और वो इसलिए बनाए थे कि वो उन देशों की सुरक्षा करेगा। इस बात पर वहां पर सैन्य अड्डे बनाने दिए गए थे। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं। 5-10 हज़ार नहीं, 50,000 के करीब सैनिक वहां तैनात हैं अमेरिका के। इसलिए जब जंग शुरू हुई तो ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह खाड़ी देशों की तरफ कर दिया। पहले उसने चुन चुनकर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें गिराई, चाहे उन्हें हवा में ही मार दिया गया हो, लेकिन उसका वहां मिसाइलें भेजना ही वही एक संकेत था। उसके बाद नंबर आया गैस प्लांट, तेल रिफाइनरियों का। ईरान ने रॉकेट और ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। कई रॉकेट और ड्रोनों को हवा में मार गिराया गया, लेकिन उनको हवा में मार गिराने में भी ईरान हमले करने वाला दिखा। अब ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका की कंपनियों को टारगेट करने की बात कर रहा है, उन पर आत्मघाती ड्रोन चला रहा है। रिपोर्ट बताती है जंग शुरू होने के बाद ईरान खाड़ी देशों पर करीब 1200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। 4000 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें गिरा चुका है। आत्मघाती ड्रोन भेज चुका है। रॉकेट की गिनती नहीं है। उन सबको, ज्यादातर को तो हवा में ही मार गिराया जा रहा है, लेकिन कई लग भी रहे हैं और हवा में भी जिनको मार गिराया जा रहा है उनके टुकड़े तो गिर ही रहे हैं। इसी वजह से पिछले 1 महीने से खाड़ी देशों में कोहराम मचा हुआ है। उनकी वजह से उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है, क्योंकि ईरान जंग रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। जंग में वो उन्हें तबाह और बर्बाद करने पर तुला है, ये कहते हुए कि वहां अमेरिका के ठिकाने हैं। वो सुन नहीं रहा किसी की। ईरान चाहता है किसी भी तरह खाड़ी देशों से अमेरिका के सैन्य ठिकाने हटें। वो बिना रुके खाड़ी देशों पर ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें बरसा रहा है, अंधाधुंध रॉकेट दाग रहा है, आत्मघाती ड्रोन भेज रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जो हमले कर रहा है वो हमले हवा में ही, चाहे उनको मार गिराया जा रहा है, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम से उसको रोका जा रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो उसके पड़ोसी देश हैं। खाड़ी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान के हमलों को रोकना है। एयर डिफेंस सिस्टम काम तो आ रहे हैं, लेकिन कई मिसाइलें गिर भी रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम से जिनको हवा में मार गिराया जा रहा है उनके टुकड़े तो गिर रहे। ईरान के लगातार हमलों की वजह से अमेरिका पर भी खाड़ी देशों की सुरक्षा का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को यह जिम्मा दिया था सुरक्षा का, तभी वहां सैन्य ठिकाने बनवाए थे। ईरान के हमलों से, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों से, उसके आत्मघाती ड्रोन से खाड़ी देशों को कैसे बचाया जाए, यह अमेरिका के सामने चुनौती होगी, क्योंकि खाड़ी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा रखी है। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए खाड़ी देशों में सैन्य अड्डे बनाए। उसने खाड़ी देशों को ईरान से सुरक्षा की गारंटी दी। इसके बाद भी अमेरिका खाड़ी देशों पर ईरान के हमले रोक नहीं पा रहा। भले ही हवा में मार गिराई जा रही है मिसाइलें, लेकिन हमले हो रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से ईरान पर कई हमले किए, लेकिन अमेरिका को इस बात का शायद अंदाजा नहीं रहा कि ईरान इस स्तर पर पलटवार करेगा, खाड़ी देशों पर हमले शुरू कर देगा। तो अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 1 महीने के अंदर खाड़ी देशों पर करीब 1200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी,
4000 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से हमलों की कोशिश की, रॉकेट दागे, आत्मघाती ड्रोन की बारिश कर दी। हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पेट्रियट और थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम से 2400 से ज्यादा मिसाइलें चलाई उनको हवा में रोकने के लिए। इसके बाद भी अमेरिका ईरान को पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा। ईरान इजराइल के साथ खाड़ी देशों पर हमले करने में लगा हुआ है। IRGC सेना का कहना है करीब 83% हमले खाड़ी देशों पर किए गए, 17% हमले उसने इजराइल पर किए। मतलब इजराइल की तुलना में ईरान ने खाड़ी देशों पर 5 गुना ज्यादा हमले किए। सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी खाड़ी देश हैं वो ईरान के पड़ोसी हैं, ईरान के ज्यादा करीब हैं। फारस की खाड़ी के किनारे ईरान है, ओमान की खाड़ी से भी ईरान का एक बड़ा हिस्सा लगता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इन दोनों खाड़ियों के ऊपर ईरान बैठा है, जबकि नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ उसके दूसरे खाड़ी देश हैं। कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, UAE है, ओमान, सभी देश फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ है। फारस की खाड़ी को पार करके एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ बाकी के खाड़ी देश। इराक भी खाड़ी देश है, इसकी सीमा ईरान की जमीन से भी जुड़ती है। बाकी के खाड़ी देश और ईरान के बीच फारस की खाड़ी है। ईरान से खाड़ी देशों की दूरी कई जगह 23 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच है। सबसे नजदीक ईरान के कुवैत है। कुवैत की दूरी एक जगह पर सिर्फ 23 किलोमीटर है। बहरीन ईरान से सबसे दूर है, करीब 200 किलोमीटर की दूरी वहां पर पड़ती है। इसी वजह से खाड़ी देश ईरान की मिसाइलों के दायरे में, वो अब चाहता है कि तब अपनी मिसाइलों का मुंह खाड़ी देशों की तरफ जब चाहता है मोड़ देता है। जिस पर चाहता है वो उस पर हमला कर रहा है, चाहे हमले हवा में मार गिराए जा रहे हैं। इन सभी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। सैन्य अड्डों पर करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लेकिन ईरान की IRGC सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार हमले करने में जुटी हुई है। तो अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने UAE को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। वहां 372 मिसाइलें दागी, 357 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 1800 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। कुवैत पर 791, सऊदी अरब पर 723 हमले किए, बहरीन पर 429, कतर पर 270 से ज्यादा हमले किए। ज्यादातर हमले हवा में मार गिराए गए हैं, ये देखिए। लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें गिर रही हैं, कुछ ड्रोन लग रहे हैं और जंग खत्म नहीं हुई है। इसलिए ईरान के हमले रुके नहीं हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। इसी वजह से खाड़ी देशों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। वो मुसीबत है ईरान से निपटने की। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने भी खाड़ी देशों को ईरान से बचाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए अपने संबोधन में ट्रंप ने इस बात का जिक्र भी किया कि वो खाड़ी देशों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। So I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. ट्रंप का दावा है 2 से 3 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी। जंग 2 से 3 हफ्ते यानी अभी और तो चलेगी कम से कम। इस जंग में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। सुप्रीम लीडर से लेकर उसके तमाम नेता मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी ईरान जंग में बना तो हुआ है। वो अपनी पूरी ताकत जो जितनी बची है उससे अमेरिका और इजराइल को जवाब देने में जुटा तो हुआ है। ईरान जंग रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। जंग तभी रुकेगी जब वो चाहेगा। वो ये कह रहा है जब तक जंग चलती रहेगी खाड़ी देश ईरान की मिसाइलों के निशाने पर बने रहेंगे। इधर UAE ने दावा किया कि 24 घंटे में उसकी सेना ने ईरान की 19 बैलिस्टिक मिसाइलें और 26 ड्रोन मार गिराए। UAE ने दावा किया कि इस जंग की शुरुआत से लेकर अब तक वो सैकड़ों हमले नाकाम कर चुका है। UAE के मुताबिक पिछले 24 घंटे में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन को मार गिराया। ईरान की संसद के स्पीकर ने दावा किया कि ईरान की रक्षा के लिए वहां के 70 लाख लोग हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बयान दिया कि जब घर पर हमला होगा तो पूरा ईरान एक परिवार की तरह जवाब देगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कतर ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा अस्थायी तौर पर बंद कर दी। इस फैसले के तहत पाकिस्तान के नागरिकों को अब कतर जाने से पहले ही वीजा लेना जरूरी होगा। उधर ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट आई जिसमें जंग खत्म करने के लिए हो रही बातचीत में शामिल ईरान के एक नेता अमेरिका के हमले में बाल बाल बच गए, ये बताया गया। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की राजधानी तेहरान में एक हमला किया गया। तो खबर यह है कि उस हमले में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जो अब सरकार के सलाहकार हैं कमाल खराजी, वो बुरी तरह घायल हो गए। कमाल खराजी उन अधिकारियों में एक हैं जो जंग खत्म करने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, ये कह रही है रिपोर्ट। वो बातचीत में पाकिस्तान के जरिए शामिल है।
लेकिन रिपोर्ट बताती है अमेरिका ने उन पर ही हमला कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान में मौजूद उनके घर पर हमला कर दिया। कमाल खराजी बुरी तरह घायल हो गए, काफी चोट आई, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हमले में उनकी पत्नी की जान भी चली गई। यह हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप ने दावा किया था कि वो जंग खत्म करने के बहुत करीब हैं। इसी संबोधन के वक्त कमाल खराजी के घर पर हमला हो गया, ये रिपोर्ट कह रही है। कमाल खराजी ईरान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। वो आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी माने जाते थे। कमाल खराजी ईरान की मौजूदा सरकार के सलाहकार भी हैं। तो खबर यह है कि उन पर हुए हमले के बाद ईरान का अमेरिका पर यकीन पूरी तरह ही टूट गया, क्योंकि अमेरिका बार बार यह दावा कर रहा है कि वो जंग खत्म करने के लिए ईरान के कुछ अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। और बातचीत के दावों के बीच अमेरिका ने ईरान के एक और अधिकारी पर हमला कर दिया। इसके बाद तो ईरान के लिए अमेरिका पर भरोसा करना और मुश्किल हो गया। इधर युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिसर्च करने वाली अमेरिका की एक संस्था, उसने ईरान की मिसाइल क्षमता पर एक रिपोर्ट पेश की। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की संस्था है, उसकी रिपोर्ट कहती है एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ने की वजह से ईरान की ताकत लगातार कमजोर पड़ती दिख रही है। उसके पास घातक मिसाइलें थी तो सही, लेकिन वो कम होती जा रही हैं। वो बड़े पैमाने पर अब हमला नहीं कर पा रहा। मिसाइल भंडार उसका पहले ही अमेरिका और इजराइल के हमलों में तबाह हो चुका है। हथियारों की कमी से ईरान की हालत ऐसी हो गई है कि उसके जो कमांडर है वो आपस में ठीक से तालमेल तक नहीं बैठा पा रहे हैं। हालांकि ईरान ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया। उसके मुताबिक तो अमेरिका और इजराइल दोनों देशों के पास इस बात की अधूरी जानकारी है कि ईरान के पास मिसाइलें हैं कितनी, ड्रोन हैं कितने। उसने तो एक रोज पहले ही अपनी नई मिसाइल का परीक्षण भी किया था। ईरान ने जंग के बीच नई मिसाइल एतमाद का टेस्ट कर दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिकी संस्था जो है जिसने रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता पहले जैसी नहीं रही है। वो पहले की तरह हमला नहीं कर पा रहा है। मिसाइलों की कमी है और कमी की वजह से वो रुक रुक कर हमले करने के लिए मजबूर हो चुका है। जो ईरान जंग के शुरुआती दिनों में रोजाना 80 से 90 मिसाइलें दागी जा रही थीं, उनकी संख्या घटकर 10-15 रह गई है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान जिस तरह इजराइल और खाड़ी के दूसरे देशों पर हमला कर रहा था, वैसा हमला वो अब नहीं कर पा रहा। अब वो छोटे छोटे हमले कर रहा है। तो क्या ट्रंप इसलिए कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला करके खत्म हो जाएगी जंग? रिपोर्ट कहती है कि ये जो छोटे हो रहे हैं हमले या कम हो रहे हैं हमले, उसकी वजह यह है कि ईरान के पास जो मिसाइलें और ड्रोन का भंडार था, उसे काफी हद तक अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों में तबाह कर दिया था। जहां जहां अपने लॉन्च पैड उसने बना रखे थे, उन्हें उड़ा दिया था। और ईरान अब अपने बची हुई मिसाइलों और ड्रोन के सहारे ही युद्ध लड़ रहा है। वो इस हालत में नहीं है कि बड़े और एक साथ कई जगहों पर हमले कर सके। ऊपर से अमेरिका और इजराइल अपने हमलों से उसकी हालत और खराब करते जा रहे हैं। हालांकि ईरान ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया। वो न सिर्फ इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बना रहा है, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई मिसाइलें बनाने में जुटा है। वो ये दावा कर रहा है। एक रोज पहले ही उसने एतमाद नाम की मिसाइल का परीक्षण करके दिखाया कि वो तो और तैयारी में। ये एतमाद नाम की मिसाइल, ईमाद नाम की उसकी जो मिसाइल है, उसका अपग्रेडेड वर्जन बताया गया कि उससे भी ये खतरनाक है। उसकी सेना के मुताबिक नई एतमाद मिसाइल का वार खाली नहीं जा सकता, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल की खुफिया जानकारियों पर सवाल उठा दिए। ईरान की सेना ने बयान दिया कि इन दोनों देशों के पास ईरान की सैन्य ताकत की अधूरी जानकारी है। उसके मिसाइल ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। उसकी सेना के पास मिसाइलों और ड्रोन की कोई कमी नहीं है। ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने साफ कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू होने के बाद से जितने भी हमले किए हैं, उनमें ईरान की सैन्य शक्ति को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک ईरान की सेना ने चुनौती दी कि उसके मिसाइल और ड्रोन भंडार इतने सुरक्षित और दूर हैं कि अमेरिका और इजराइल की सेना किसी भी हाल में वहां तक नहीं पहुंच सकती। कहा गया कि हथियारों के भंडार पूरी तरह सुरक्षित हैं और ईरान ने अपनी असली ताकत तो अभी छिपा कर रखी है और जरूरत पड़ने पर वो ऐसा हमला करेगी कि इन दोनों देशों के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। ईरान की सेना ने दावा किया कि उसने जंग शुरू होने के बाद से जितने भी ड्रोन और मिसाइलें बरसाई, वो तो उस ताकत के आगे कुछ भी नहीं जो उसने अभी बचा कर रखी हुई है।
चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में वो उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा और वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसकी रणनीति लंबे समय तक जंग लड़ने की है ताकि दुश्मन अपने आप थक जाए। धमकी दी कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान में घुसपैठ की कोशिश की तो उसका एक भी सैनिक जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अमेरिका के एक एक सैनिक को सेना मार डालेगी। इधर ईरान की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ईरान के शाहिद ड्रोन ने अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान को चकमा दे दिया। यानी अमेरिका का F-15 विमान ईरान के शाहिद ड्रोन को नहीं रोक पाया। F-15 विमान ने काफी देर तक उसका पीछा किया, लेकिन उसके बावजूद वो ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ये वीडियो उत्तरी इराक का बताया गया। ईरान ने दावा किया इस ड्रोन के जरिए इराक के इरबिल शहर में मौजूद एक तेल ठिकाने के पास हमला किया गया और हमले में वहां भारी नुकसान हुआ। ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया, उसमें विमान नजर आया। विमान एक ड्रोन का पीछा करता दिखा। विमान और ड्रोन दोनों ही काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। दावा किया गया कि वो विमान दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक F-15 है। वो जिस ड्रोन का पीछा कर रहा है वो ईरान का शाहिद ड्रोन है। विमान काफी देर तक ड्रोन का पीछा करता रहा। कभी वो विमान के आगे निकल गया, कभी वो ड्रोन आगे निकल गया। आखिर में उस ड्रोन ने उस विमान को चकमा दे दिया और खबरें हैं कि इसके बाद वो ड्रोन वहां मौजूद एक तेल ठिकाने के पास जाकर फट गया। जोरदार धमाका हो गया। तो वीडियो के आधार पर, वीडियो के जरिए ईरान ने दावा किया अमेरिका का लड़ाकू विमान उसके शाहिद ड्रोन को रोकने में नाकाम साबित हुआ। अमेरिका का F-15 बड़ी तादाद में हथियार ले जाने में सक्षम बताया जाता है। F-15 लड़ाकू विमान की कीमत करीब $10 करोड़ है। भारतीय रुपयों में 900 करोड़ रुपए हुई। जबकि ईरान का शाहिद ड्रोन इसके मुकाबले बहुत सस्ता है, $20,000, 18 लाख रुपए में। तो ये आत्मघाती ड्रोन है, अपने टारगेट पर जाकर बम की तरह फट जाता है। और बहुत बड़ी तादाद में शाहिद ड्रोन मौजूद हैं ईरान के पास, ये माना जाता है। शाहिद ड्रोन इस जंग में उसकी सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। जंग की शुरुआत से बड़े पैमाने पर इन ड्रोन का वो इस्तेमाल करके अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है। और ईरान ने दावा किया कि इराक के इरबिल शहर में भी इसी ड्रोन से हमला किया गया। उधर जंग की आग जॉर्डन तक पहुंच गई। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका की सेना के बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया। पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में बने अमेरिका के ठिकानों को लगातार ईरान निशाना बना रहा है। अब वो जॉर्डन को भी नहीं छोड़ रहा। वो भी पश्चिम एशिया का देश है, इजराइल के बगल में, वहां भी उसने अपनी मिसाइलें गिरा दी। यानी ईरान ने अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया। पहले उसने यूएई में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी, कुवैत में मिसाइलें गिराई, कतर में गिराई, बहरीन में गिराई। कुछ दिन पहले उसने सऊदी अरब में अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाया, वहां उसने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी थी। अमेरिकी सेना के जो सक्रिय ठिकाने हैं उनमें वो एक माना जाता है। IRGC सेना ने वहां एयर स्ट्राइक की, अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचाई। उस हवाई हमले में अमेरिका के 2 विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। तो ईरान ने सऊदी अरब के साथ ही इराक को भी अपने निशाने पर ले लिया था। वहां भी अमेरिकी सेना के ठिकाने बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ईरान ने वहां बम बरसा दिए थे। इराक के इरबिल शहर में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास को नुकसान उठाना पड़ा था। ईरान ने वहां बम गिराए। हवाई हमले उसका थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब अब उसकी मिसाइलें जॉर्डन तक पहुंच गई। जॉर्डन में अमेरिका की फौज के बेस को टारगेट किया, वहां पर अपनी खतरनाक मिसाइलें दाग दी। तो ईरान लगातार हमले कर रहा है। बहुत सारे हमले हवा में नाकाम किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमले टारगेट तक पहुंच भी जाते हैं। अमेरिकी बेस पर हवाई हमला होते ही दिल को दहला देने वाली आवाज सुनाई दी। बड़ा इलाका जॉर्डन का जोरदार धमाके की आवाज से गूंज उठा। ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने के बाद रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ी गई। उस हमले को रोकने में नाकाम रही। वहां पर हमले को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। हर तरफ सायरन बजता रहा। सायरन की आवाज के बीच धमाके की गूंज सुनाई दी। ईरान की मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सेना के बेस पर गिरी और धमाका हो गया। रात के अंधेरे में पीले रंग की तेज रोशनी दिखाई दी, चिंगारियां उड़ती नजर आई। हमले के काफी देर बाद तक वहां धुआं उठता रहा। इधर ईरान ने इजराइल के तेल अवीव शहर में एक बार फिर मिसाइल हमला करने की कोशिश की। इसकी वजह से वहां पानी की एक पाइपलाइन टूट गई। हालात ऐसे हो गए कि पूरी सड़क पानी पानी हो गई। लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। वहां पे रिहायशी इलाके को वहां निशाना बनाया। उस इलाके में कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। हमले की वजह से वो सभी गाड़ियां बर्बाद हो गई। इसके अलावा वहां जमीन के नीचे लगी पानी की एक पाइपलाइन टूट गई।
बीच सड़क पर फव्वारा उठना शुरू हो गया। थोड़ी देर में पूरी सड़क पानी से लबालब हो गई, कई फीट तक पानी जमा हो गया। ये देखकर वहां कई लोग जमा हो गए। राहत और बचाव की टीम भी वहां पहुंच गई। वो उस पाइपलाइन को ठीक करने में जुट गई, लेकिन जब तक वो पाइपलाइन ठीक नहीं हुई वो पानी बहता रहा। इसकी वजह से वो सड़क बेहाल हो गई, चलना मुश्किल हो गया उस पर। यह पता नहीं चल पाया पाइपलाइन ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल की वजह से टूटी या फिर इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइल की फिर वो जो टुकड़े गिरे उनकी वजह से टूटी। लेकिन पाइपलाइन टूटने से उस इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। उधर तेल अवीव में लगातार हमले होते रहे। हमलों की वजह से लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया। एक बीच वहां का सुनसान पड़ा नजर आया। जंग से पहले कहते हैं उस बीच पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन हमले हो रहे हैं लगातार तो वहां लोगों ने आना बंद कर दिया। कि रात भर लोग सो भी नहीं पाए, इतने अटैक्स हुए। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कि किस तरीके का सन्नाटा पूरा इस इसराइल में है। ये वो एरिया है जहां पे हजारों लोग सुबह सुबह होते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे। आज मुश्किल से ही कोई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में 12 हमले करने की कोशिश की। ईरान ने, इजराइल की सेना ने ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन खबरें आई कि ईरान के हमलों में करीब 40 लोग घायल हो गए। और ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में हमले तेज कर दिए। इजराइल के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद एक शहर में भयानक हमला हुआ, हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह ने वहां एक रॉकेट दागा था, उसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। जिस इलाके में हमला हुआ उस इलाके की सूरत बदल गई। कई मकान हमले की चपेट में आ गए। चारों तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। कुछ मकानों की दीवारें टूटकर गिर गई, कुछ मकानों के दरवाजे खिड़कियों के परखचे उड़ गए। हमले के पहले का एक वीडियो भी सामने आया, उसमें एक मिसाइल तेजी से जमीन की तरफ आती दिखाई दी और पलक झपकते ही वो मिसाइल उस इलाके में गिर गई। इसके बाद वहां जबरदस्त ब्लास्ट हो गया, पूरा इलाका दहल गया। पिछले कई दिन से हिजबुल्लाह भी इजराइल में लगातार हमले कर रहा है, वहां की इमारतों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल की सेना इन हमलों को रोकने का दावा कर रही है, लेकिन इजराइल की मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि इन हमलों में इजराइल के कई शहरों में नुकसान भी हुआ है, भारी नुकसान भी हुआ है। और इसके बाद इजराइल ने भी ईरान में कई बड़े हमले कर दिए। इजराइल ने ईरान के मशहद शहर में एयरपोर्ट के पास मिसाइल दाग दी। इसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हो गया। खबरें आई कि एयरपोर्ट के पास ईरान के तेल गोदाम थे और इजराइल ने उन्हीं गोदामों को निशाना बनाया, इसीलिए इजराइल ने वहां मिसाइल हमला कर दिया। इसके बाद एयरपोर्ट के आसपास का पूरा इलाका आग धुएं से गिर गया। तेल गोदामों में लगी आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई, काफी बड़े इलाके में फैल गई। इसकी वजह से उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। काफी देर तक आग की लपटें उठती रही। इसके अलावा इजराइल ने वहां एक पुल को निशाना बनाया। इजराइल ने वहां के B1 ब्रिज नाम के पुल पर हमला किया। यह पुल ईरान के 2 बड़े शहरों तेहरान और कराच को जोड़ता था। ईरान के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह पुल वहां का सबसे ऊंचा पुल था। हमले के बाद पुल 2 हिस्सों में टूट गया, बीच वाला हिस्सा ही गायब हो गया। इसकी वजह से तेहरान और कराच शहर के बीच लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा इजराइल के हमलों की वजह से वहां के कई इलाकों में बिजली गुल होने की खबरें सामने आई। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। इधर चीन ने पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के हालात पर चिंता जताई। चीन ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई और सभी पक्षों से तुरंत युद्ध विराम की मांग की। चीन ने अमेरिका, इजराइल और ईरान से तुरंत सैन्य कार्रवाई को बंद कर बातचीत के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाने की अपील की। ईरान ने फिलीपींस के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि फिलीपींस के किसी भी जहाज को रोका नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था और बताया था कि फिलीपींस गंभीर तेल संकट का सामना कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जंग के बीच पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों से 4.5 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक देश लौटे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो नागरिक पश्चिम एशिया के देशों में फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई कि इजराइल के जवाबी हमलों से बचने के लिए यमन के हूथी लड़ाके और उनके बड़े नेता अंडरग्राउंड हो गए, मतलब छिप गए हैं। हूथी लड़ाकों के बड़े नेता शहरों से निकलकर पहाड़ों और जमीन के नीचे बंकरों में छिप गए हैं। सुरंगों में भी उनके छिपने की भी खबरें सामने आई। रिपोर्ट कह रही है उन्हें यह डर सता रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त उनके ठिकानों पर बमबारी कर सकता है, उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए हवाई हमले कर सकता है। ऐसा हुआ तो लेबनान की तरह यमन की जमीन पर भी जंग शुरू हो सकती है। हूथी लड़ाके ईरान का समर्थन कर रहे हैं, ईरान के ही समर्थन से वो खड़े हुए हैं, यह माना जाता है।
लेकिन जंग शुरू होते ही वो इसमें नहीं कूदे थे, 1 महीने तक रुके रहे थे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को हमले शुरू किए थे। 1 महीने बाद 28 मार्च को हूथी लड़ाके भी जंग में शामिल हुए। हूथी लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल के कुछ इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी दागे थे। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि उसकी सेना ने हूथी लड़ाकों के हमलों को नाकाम कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन को जमीन पर गिरने से पहले ही ढेर करने का दावा किया, लेकिन इजराइल पर किए इस हमले के बाद यमन में हूथी लड़ाकों और उनके बड़े नेता अंडरग्राउंड हो गए। यमन की राजधानी सना से हूथी लड़ाकों के नेता पहाड़ों में चले गए, जमीन के अंदर बने बंकरों में छिप गए, कुछ के जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपने की जानकारी आई। हूथी लड़ाकों के नेता सार्वजनिक रूप से दिखने तक बंद हो गए और डर के मारे उन लोगों ने मोबाइल फोन पर बातचीत तक बंद कर दी है, ये खबरें आ रही। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हूथी लड़ाकों के नेता और कमांडर बुरी तरह घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इजराइल अब किसी भी वक्त जवाबी हमला शुरू कर देगा, उधर उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर देगा, तो ये यमन में हो जाएगी स्ट्राइक पे। यमन के कई शहरों में सन्नाटा पसरा दिखा, कई सरकारी इमारतों, दफ्तरों को खाली कर दिया गया ताकि अगर इजराइल की सेना वहां हमला करे तो उसमें किसी की जान न जाए, क्योंकि हूथी लड़ाके ये बात तो जानते हैं कि इजराइल उन पर जवाबी हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लेबनान की तरह यमन की धरती पर भी जंग शुरू हो जाएगी। लेबनान तो इजराइल के पड़ोस में है, वहां हिजबुल्लाह है, वो हिजबुल्लाह जो ईरान के समर्थन में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है। लेकिन यमन इजराइल का पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि उससे बहुत दूर है। यमन पश्चिम एशिया का ही देश है। उसके उत्तर में ऊपर की तरफ सऊदी अरब है, उत्तर पूर्व में ओमान है, पश्चिम में उसकी सीमा लाल सागर से मिलती है, दक्षिण में अदन की खाड़ी है, अरब सागर। यमन से इजराइल की दूरी 2200 किलोमीटर से ज्यादा है। दोनों के बीच सऊदी अरब और जॉर्डन आता है। इतनी दूरी होने के बाद भी हूथी लड़ाके इजराइल की सेना पर हमला करने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें इजराइल के जवाबी हमले का भी डर सता रहा है। 1 साल पहले भी इजराइल ने यमन पर हमला किया था। उस दौरान हूथी लड़ाकों के साथ कई नेताओं की मौत हो गई थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उस हमले के बाद हूथी लड़ाकों ने हमास की तरह जमीन में सुरंगें बनाई, अपने हथियार और मिसाइलें उन सुरंगों में छिपा दी। न सिर्फ हथियार बल्कि सैन्य ठिकाने भी जमीन के नीचे बना लिए ताकि हवाई हमलों से उन्हें बचाया जा सके।